जी, क्लास शुरू करने जा रहे हैं जावेद साहब। मुश्ताक साहब, आवाज़ पहुंच रहे? जी हुकम। तो आज इंशाल्लाह आखिरी क्लास होगी। बाकी रमज़ान में एक नया प्रोग्राम शुरू करेंगे, तो मैसेज आपको जाते रहेंगे स्लाइड शो के तौर पे। वो जी। फ्लो चार्ट्स के अंदर उसको डिज़ाइन किया है। हुकम। सारी इनहेरिटेंस को उसका बारे में भी आज डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा सा। तो आज का पहला टॉपिक तो यहाँ पे जो है, एक मिनट। तो पिछली क्लास में हमने ऑल की, जिसको हम ग्रेटर देन बोलते हैं, कि अगर वो एल्शियम जो है इस तरीके से आता है कि 27/24 आया तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ये जो कंडीशन है वो ऑल की कहलाती है। और कुछ केस ऐसे भी हमने देखे कि जिसमें 13 बटे आपके पास अगर 24 हुआ तो ये क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। तो ये कंडीशन रद्द वाली भी देखी। ये सवाल भी हम सारे कर चुके हैं। एक नया टॉपिक है आज का, जो तखारुज से रिलेटेड है। तो तखारुज का मतलब है कि अपनी मर्जी से अपने हिस्से को छोड़ देना बिना किसी दबाव के। अपने हिस्से से आपका कोई हिस्सा बनता है, अपनी मर्जी से अपना हिस्सा आप छोड़ रहे हैं बिना किसी दबाव के। अब उस छोड़े हुए हिस्से को एक तरीका तो ये है कि आप अपनी मर्जी से ये कहें कि भाई इतना इतना हिस्सा आप ले लें, या आप ये कहें जी आप अपने अकॉर्डिंग बांट लें जो रेशियो आपके बनते हैं। एक तरीका तो ये, जिसका हिस्सा जो छोड़ना चाहता है अपने हिस्से को, उसका हिस्सा उसको दे दिया जाए। उसकी मर्जी है वो किसी एक को दे दे, उसकी मर्जी है वो तीन चार लोगों को जितना बांट दे। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है कि भाई मैं अपना हिस्सा छोड़ना चाहता हूँ, आप इसको अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लो, जिसका जो रेशियो बनता है, जिसकी जो निस्बत बनती है। तो फिर क्या किया जाए? तो दो तरीके से सवाल हल हो सकता है कि एक उसको हिस्सा दे के वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे आपको, या वो कहे कि आप खुद बांट लेना। तो यहाँ पे मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। एक केस तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक बंदा अपना हिस्सा छोड़ना चाहता है और उसकी कोई डिमांड नहीं है, वो कहता है जी मैं अपना हिस्सा छोड़ रहा हूँ, आप लोग बांट लो। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि वो अपना हिस्सा छोड़ना चाहता है, लेकिन उसकी कुछ डिमांड है। जैसे बहुत बड़ा सा घर है, वो कहता है जी ये बाहर वाला जो गार्डन है, अब्बा का जो बाग है, ये मेरे को दे दो, बाकी सारे लोग बांट लो आपस में। और उस पर सारे लोग एग्री भी हो जाते हैं। इसी तरीके से एक बंदा कहता है जी मेरे को सिर्फ बाबा वाले साहब की कार दे दो, या अम्मा की, जिसको जो मेरे हिस्से में आ रही है वो सारा मेरे को नहीं चाहिए, केवल कार मुझे दे दो और बाकी हिस्सा आपस में बांट लो। या कोई फ्लैट है या शॉप है किसी के, आपके पास चीज के रेस्पेक्ट में, वो कहता है जी बाकी बांट लो, ये थोड़ा सा पार्ट मेरे को दे दो। और बाकी लोग एग्री भी करते हो। एक में था कि कोई उसकी डिमांड नहीं है, आप आपस में बांट लो। एक ही है कि वो डिमांड कर रहा है कि मुझे ये चीज दे दो, फला चीज, और बाकी आपस में बांट लो, सारे लोग एग्री भी हो। तीसरी कंडीशन ये एग्जिस्ट करती है कि एक बंदा मरा और उसने अपनी बीवी का मेहर नहीं दिया। एक बंदा मरा, उसने अपनी बीवी का मेहर नहीं दिया, और वो कहता है जी बीवी अब मरी है तो उसके तरके में मेरा हिस्सा है, लेकिन चूंकि मैंने इसको मेहर नहीं दिया था, तो मुझे अब अच्छा नहीं लगता कि मैं इसकी प्रॉपर्टी से कुछ लूं। तो मैं जो है उस मेहर के बदले में मैं इस चीज को नहीं लेना चाहता। तो ये जो है मेहर भी हो सकता है, जिसको डॉर बोलते हैं, और कुछ मनी भी हो सकता है कि किसी का किस पे पैसा उधार था और अब वो मर भी गया आपके पास। तो अब वो चाहता है कि भाई मैंने तो इसको कर्ज देना था, लेकिन अब ये आपके पास इसकी इनहेरिटेंस मेरा हिस्सा हो रहा है, तो मैं अपना कर्ज भी नहीं ले रहा और मैं अपना हिस्सा भी नहीं ले रहा। तो ये दो तीन कंडीशंस हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जाएगा इसमें? इसके सॉल्व करने का क्वेश्चन ये है आपके पास। यहाँ पे है कि जमीला है कोई औरत, उसकी पूरी जो प्रॉपर्टी है 6 लाख रुपए की है।
जमीला की प्रॉपर्टी 6 लाख रुपए की है और उसने अपने पीछे अपने शौहर को, अपनी माँ को और अपने रियल अंकल को यानी अपने बाप के भाई को, वालिद साहब के भाई को छोड़ा है। तो अंकल चचा बन गए, 3 लोगों को उसने छोड़ा है। अच्छा, आगे सवाल ये है कि उसका जो शौहर है जमीला का, उसने मेहर अदा नहीं किया था अपनी बीवी का, है। हर हस्बैंड डिड नॉट पे हर डॉर अमाउंट, यानी मेहर अदा नहीं किया था। इसलिए वो चाहता है, दैट्स वाई हर हस्बैंड डज नॉट वांट्स टू टेक हिज इनहेरिटेंस। इसलिए उसका शौहर चाहता है कि उसका जो हिस्सा बन रहा है, उसकी बीवी की इनहेरिटेंस में जो 6 लाख रुपए की है, जो उसका हिस्सा बनता, क्योंकि औलाद है नहीं इसके अंदर, तो उसका हिस्सा कितना बन जाता, आधा बन जाता। ये हम सारा पढ़ चुके हैं। अगर औलाद ना हो तो बीवी शौहर का हिस्सा कितने, आधा। यानी 3 लाख रुपए का वो मालिक बन रहा है, लेकिन वो कहता है जी मुझे ये नहीं चाहिए, चूंकि या शर्म आ रही है उसको अब कि मैंने अपनी बीवी का मेहर तो दिया नहीं था। और वो ये चाहता है कि भाई इस हिस्से को बाकी लोग आपस में बांट लें। एंड वो चाहता है वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट इट एमंग द रेस्ट ऑफ द इनहेरिटर्स, कि बाकी जो हजरात हैं वो बांट लें। यानी वो ये कहना चाहता है कि जब जमीला मरी तो उसकी प्रॉपर्टी जो है, जो उसकी जो इनहेरिटेंस अमाउंट है वो 6 लाख रुपए का है, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए। तो शौहर ही कहता है जी मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, ये आपस में दोनों बांट लें। तो अब क्या तरीकेकार हो करने के लिए? अगर हम इसको मान लें कि साहब हस्बैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो अगर हम निकालते हैं तो कुछ अलग अमाउंट जाएगा, और ये मान के चलते हैं हस्बैंड एग्जिस्ट करता है तो अमाउंट कुछ और जाएगा। तो जो बंदा ये कह रहा है कि मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, उसको मरा हुआ तस्लीम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ये नहीं होता फिर तो वारिसीन दो ही होते ना। तो फिर तो क्या होता कि मरने वाले का ना हस्बैंड है ना बा है, आप हस्बैंड है ना औलाद है, तो माँ का हिस्सा कितना हो जाता है, 1/3। अगर औलाद ना हो मरने वाले की तो माँ का हिस्सा 1/3। ये कौन होता, जबिल फरूज होता, फिक्स शेयरर होता, आयत करीमा 11 के अंदर सूरह निसा की। और बचा हुआ हिस्सा कौन लेता, ये असबात होता, यानी 2/3 ये ले जाता। लेकिन ये तो जिंदा है ना, मरा थोड़ी है। तो इस केस में हिस्से जो है मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो हमें इसको मरा हुआ तस्लीम नहीं करना है, जिंदा तस्लीम करना है। जिंदा तस्लीम करेंगे तो इनको अमाउंट कुछ और जाएगा, और मरा हुआ तस्लीम करेंगे तो और जाएगा। क्योंकि वो अपना हिस्सा, अगर मान लो ये शख्स अपना हिस्सा छोड़ना चाहता है और वो ये कहता है कि मेरा जो हिस्सा है वो दोनों लोग आपस में बांट लें, तो इसका मतलब इसके 3 लाख जो रुपए हैं जो छोड़े हुए हैं, 6 लाख में से आधा हिस्सा इसका बनता है, वो आधे हिस्से में से दोनों को जाना चाहिए ना। अगर ये शख्स ये कहता है कि मेरा जो हिस्सा बनता है 3 लाख, वो आपस में दोनों लोग बांट लें, तो ये दोनों को जाना चाहिए कि एक को जाना चाहिए, दोनों को जाना चाहिए। लेकिन अगर हमने इसको यहां से सिरे से हटा दिया कि ये है ही नहीं, मान लो कि नहीं है, गायब है, तो इसका मतलब फिर तो माँ को तो पहले ही 1/3 जा रहा था और अभी भी 1/3 जाएगा, बचे हुआ कौन ले जाएगा, चाचा ले जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो माँ को अपना हिस्सा भी जाना चाहिए, चाचे को अपना जाना चाहिए, और जो बचा हुआ इसका हिस्सा है वो दोनों को जाना चाहिए। तरीका ये होना चाहिए। तो क्या तरीका है करने का, 2 तरीके से हल हो सकता है सवाल। तो हमने कहा कि इस सवाल को 2 तरीके से हल किया जा सकता है। तो पहला तरीका ये है कि हमने इसको मान लिया मेथड 1 के अंदर कि शौहर मौजूद है, माँ मौजूद है, अंकल मौजूद है। शौहर क्या हो गया, जबल फरूज हो गया 1/2, चूंकि औलाद नहीं है। माँ का हिस्सा 1/3 हो गया, चूंकि औलाद नहीं है। और बचा हुआ कौन ले जाएगा, ये ले जाएगा। तो अगर हम इस तरीके से अमल करते हैं इस पे, तो जो जबल फरूज के टोटल हिस्से हो गए, 1/2 किसका हो गया, शौहर का, और 1/3 माँ का। और कितना हो गया, 5/6। चूंकि 3 और 2 5, एल्शियम कितना आ जाएगा इसका, 6 आ जाएगा, सारा पढ़ा चुके हैं। ये 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये सारी चीज मैं पढ़ा चुका हूँ। तीसरे स्टेप में जो असबा भी नफसी है, जो कि अंकल है, जो चचा है, उसका उसका हिस्सा कितना होगा, 1/6 होगा। यानी यहां पर
टोटल शेयर अगर हम देखेंगे, अगर ये मान के चल रहे हैं कि शौहर को भी हिस्सा चाहिए, माँ को भी चाहिए और अंकल को भी चाहिए, तो पूरी प्रॉपर्टी कितने हिस्से हो रहे हैं? 6 हिस्से। अगर सबको हिस्से चाहिए तो पूरी प्रॉपर्टी के 6 हिस्से हो रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि मरने वाले की यानी जमीला की जो विरासत है वो 6 पार्ट में तकसीम की जाएगी। 6 पार्ट में जब तकसीम की जाएगी, टोटल अमाउंट कितना था? 6 लाख रुपए। तो इसका मतलब एक जो हिस्सा आएगा वो कितने का आएगा? 1 लाख रुपए का आएगा। तो अगर उसके शौहर को भी हिस्सा चाहिए, फर्ज कर लो अभी वो छोड़ना नहीं चाह रहा, तो शौहर को जो हिस्सा चाहिए उसको कितने हिस्से जा रहे हैं? 3। माँ को 2 जा रहे हैं, अंकल को 1 जा रहा है। ये कहाँ से लिया हमने? ये ऊपर से लिया कि 6 हिस्से अगर किए जाते हैं यहाँ पे, तो 3 हिस्से शौहर को जा रहे हैं और 2 हिस्से माँ को जा रहे हैं, 1 अंकल को जा रहा है। यानी 3 लाख शौहर लेके जा रहा है, 2 लाख कौन लेके जा रही है? माँ। और 1 लाख अंकल लेना चाह को जाना चाह रहे हैं। तो हमने लिखा है कि हमारे सवाल के अकॉर्डिंग जो है, जमीला का जो हस्बैंड है, शौहर जो है, वो अपने 3 लाख रुपए नहीं लेना चाहता। वो चाहता है कि मेरे जो 3 लाख रुपए हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं बाकी वारिसीन में, यानी माँ में और रियल अंकल के अंदर। यानी मेरा जो हिस्सा 3 लाख बन रहा है वो इन दोनों में तकसीम कर दिया जाए। तो अब उन दोनों में तकसीम कैसे किया जाएगा? तो यहाँ पे माँ को अगर हम देखते हैं तो माँ के का हिस्सा 1/3 है और रियल अंकल का 1/2 है। तो इसका एलसीएम कितना आया? 6। तो अगर 6 से करते हैं तो 3 दूनी 6, 2 और 6 ही कम 6 ये। तो इनकी जो निस्बत बन रही है माँ की और रियल अंकल की, वो कितनी बन रही है? 2-1 की निस्बत बन रही है। यानी माँ के बीच में, यानी जो 3 लाख रुपए उसका शौहर छोड़ेगा, जो नहीं लेना चाहता अपने हिस्से को, जो उसका बन रहा है, तो ये जो तकसीम होगा 2-1 की रेशियो में तकसीम होगा। माँ को 2 हिस्से जाने चाहिए और 1 किसको जाना चाहिए? शौहर को जाना चाहिए। तो यहाँ पे फिर हमने पूरे तरीके से लिख दिया कि भाई दोनों का जो जोड़ है ये 3 हो गया। इसलिए जो माँ का हिस्सा निकालेंगे जमीला के हिस्से में से, है जी, माँ का हिस्सा जो जो होगा जमीला का जो हस्बैंड है उसके हिस्से में से, तो जमीला का हस्बैंड का हिस्सा क्या है? शेयर ऑफ जमीलाज हस्बैंड शेयर। जमीला के शौहर का हिस्सा कितना है? 3 लाख रुपए। और माँ की निस्बत कितनी आ रही है? 2। और जमीला की माँ और उसका चाचा है, उन दोनों की निस्बतों का जोड़ कितना आ रहा है? 3। क्योंकि 2:1 आ रहा है तो 2+1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3 लाख रुपए के कितने टुकड़े किए जाएंगे? 3। और उसके 2 हिस्से किसको दे दिए जाएंगे? माँ को दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपए। तो यहां से इससे काटेंगे तो ये 1 आ गया, यानी 1 लाख हो गया इसकी गुणा इससे की, यानी 3 लाख में से 2 लाख चले गए किसको? माँ को चले गए। और आपके पास शौहर को कितने, उसके चाचा को कितने चले जाएंगे? 3 लाख में से ये सिंप्लीफाई कर देंगे 1 लाख। तो सिंपल सा वहां से भी हो सकता था कि 3 लाख बचे थे, 3 लाख को 3 भागों में डिवाइड करना था तो 1 लाख आता, लेकिन ये सिंप्लीफाई करके दिखा दिया पूरा करके। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर उसका शौहर ये चाहता है जमीला का कि मेरे 3 लाख रुपए मुझे नहीं चाहिए, इनमें बांट दो, चूंकि मैंने अपनी बीवी का महर नहीं दिया था, तो 2 लाख तो उसको पहले से रिसीव हो रहे थे उसकी माँ को, जमीला की माँ को 2 लाख तो पहले से रिसीव हो रहे थे, और 2 लाख और मिल गए जो जमीला के हस्बैंड ने छोड़े थे 3 लाख। यानी टोटल माँ को कितने जा रहे हैं? 4 हिस्से, 4 लाख। और इसी तरीके से उसको कितने जा रहे हैं? शौहर को, शौहर को कितने जा रहे हैं? उसको अंकल को 1 लाख जा रहे थे, 1 लाख और जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है खुलासा कि जो 6 लाख रुपए थे, तो 6 लाख रुपए में से जो 3 लाख उसके शौहर को जा रहे थे, उस 3 लाख में से 2 लाख चले गए उसकी माँ को और 1 लाख चला गया उसके अंकल को। तो माँ को टोटल चले गए 4 लाख और अंकल को गए 2 लाख। तो इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं एक तरीका तो ये। और दूसरा तरीका क्या है कैलकुलेट करने का? दूसरा तरीका ये है कैलकुलेट करने का कि 2 पार्ट में न करके एक एक साथ भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? गुड नाइट। कैसे किया जा सकता है कि शौहर का हिस्सा तो इतना 1/2 है, माँ का 1/3 है, अंकल का ये, तो कितना निकल आया ये? 5/6 निकल कर आ गया। और इसका जो निकाला था असबाबी नफसी का 1/6 था।
तो यहाँ पे टोटल हिस्से कितने हो रहे थे, ये बनकर आ रहे थे। तो एक तरीका तो ये था कि हमने उस 6 लाख रुपए को हर एक को जितने इतने पैसे आए उतने तो दे दिए कि भाई तुम्हारे इतने, तुम्हारे इतने, तुम्हारे इतने। अब जो अपनी रकम छोड़ना चाहता है उसने अपनी रकम को बाकी जो लोग थे उनके निस्बतों के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक तरीका ये है कि हम क्या करें कि यहां तक जब हम पहुंच जाएं तो अब इस वाले शोहर को यहां से हटा दें, इस वाले को 1/2 यहां से हटा दें। तो ये वैल्यू क्या बची, ये बची। तो यहाँ हमने क्या मेंशन, यहाँ ये लिखा कि 5वें स्टेप में ड्रॉप कर दो उसका 1/2 का हिस्सा जो लेना नहीं चाहता है। तो कितने हिस्से बन रहे हैं कुल मिला के, यही रेशियो आ रहा है 2:3। यानी बार बार डिस्ट्रीब्यूट ना करके हम क्या करें, जो 6 लाख रुपए है उस 6 लाख रुपए को किससे तकसीम कर दें, 3 से। एक तरीका तो हो रहा था कि पहले तक उनको दे दिया गया कि भाई ये 3 लाख रुपए तुम्हारे हो गए, अब वो फिर दोबारा से कैलकुलेशन हो रहा है। इसमें 2 बार कैलकुलेशन नहीं हो रहा, इसमें कैलकुलेशन एक ही बार किया जा रहा है कि उसको रखेंगे तब तक हस्बैंड को, जब तक कि उसका हिस्सा बाकी लोगों की फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं निकल आती है। जैसी फ्रैक्शनल वैल्यू निकल के आएगी उसको हटा देंगे, बाकी की निस्बतें ले लेंगे और इससे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे एक हिस्सा कितने लाख का हुआ, 2 लाख का। तो 2 लाख का एक हिस्सा आ गया। अब 2 लाख का जब एक हिस्सा आया तो माँ को कितने हिस्से जाने, 2 हिस्से जाने। तो 2 की गुणा इससे करोगे तो माँ को 4 लाख चलेगा सीधे। और उसको रियल अंकल को 1 लाख जाना है, इसकी गुणा इससे करोगे तो 1 लाख चला गया। तो इसमें दो दो बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा कि पहले मैं हस्बैंड के हाथ में अमाउंट पकड़ाऊं कि 3 लाख हो गया फिर वो दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करे। इसमें एक ही बार के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया गया। तो इसमें तरीकेकार क्या हुआ कि इसके अंदर ये तरीका ऐसा है कि इसमें सबको हम रखें, कैलकुलेट करें। पहला स्टेप भी सेम रहेगा, दूसरा भी रहेगा, तीसरा भी, चौथा स्टेप जो है जब यहाँ पर आएंगे तो इसको यहाँ से हटा देंगे क्योंकि इनकी वैल्यूज निकल चुकी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो मेथड रहे ठीक वाले, पहले मेथड से करो या दूसरे से करो, जो भी आपको समझ में आता है। कुछ लोगों को पहला मेथड समझ में आता है कि भाई जो हिस्सा बन रहा था उसको दे दें फिर वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। दूसरा तरीका ये मैथमेटिक्स का कि एक साथ भी कैलकुलेट करेंगे तब भी आंसर वही आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि इसके अंदर भी वैल्यूज आपके पास ये आ रही है। तो यहाँ पे हमने खुलासा ये लिखा है कि दोनों ही तरीके से फाइनल आंसर सेम आ रहा है। पहले वाले केस में भी माँ को 4 ही जा रहे हैं, दूसरे वाले केस में भी 4 ही जा रहे हैं, अंकल को 2 ही जा रहे हैं, 2 ही जा रहे हैं। अब अगर मान लो हमने ये अप्रोच गलत कर दी होती, हम मान लेते हस्बैंड है ही नहीं, तो क्या होता, तो फिर ये नतीजे होते। पहले वो करके दिखा दी हमने कि सही तरीका क्या है, 2 तरीके हैं। गलत तरीका क्या होगा, यहाँ पे लिख दिया क्या उसका असर पड़ेगा उन वारिसीन के ऊपर जो बाकी रह गए हैं अगर हस्बैंड को पहले से आइसोलेट कर दें, हटा दें, यानी हस्बैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो सवाल क्या बन गया, अब सवाल ये बन गया हस्बैंड था लेकिन वो हिस्सा नहीं लेना चाह रहा है, तो आपने क्या मान लिया कि साहब 2 ही वारिसी हैं। हस्बैंड था, वो हिस्सा नहीं लेना चाह रहा है, या कोई भी था वो हिस्सा नहीं लेना चाह रहा है, तो आपने ये मान लिया कि भाई वो नहीं है तो उसको सिरे से गायब कर दो। तो अब 2 ही फर्ज बच गए, एक माँ जिसका हिस्सा 1/3 और एक अंकल जो कि असबा बन गया। तो माँ का हिस्सा कितना हो गया, 1/3, और बचा हुआ कौन लेके जा रहा है, अंकल लेके जा रहा है, यानी 2/3 लेकर जा रहा है। अब माल कितने रुपए का है, 6 लाख रुपए का। तो इसका मतलब अब 6 लाख रुपए का जब माल है तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं माँ का हिस्सा कितना, 1/3, इसका कितना, 2/3। तो पूरी प्रॉपर्टी जो है 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। जब 3 में तकसीम हो जाएगी, तो जब 3 में तकसीम होगी तो यहाँ पे जो 6 लाख रुपए हैं उस 6 लाख रुपए को अब 3 से जब तकसीम करोगे एक हिस्सा कितने का आया, 2 लाख रुपए का। अब इस केस में हस्बैंड को तो आपने सिरे से इनकार कर दिया। और जो हस्बैंड को सिरे से इनकार कर दिया तो अब आप क्या देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर माँ को कितना हिस्सा जा रहा है, एक। तो माँ को कितना जाएगा, 2 लाख रुपए है और उसका एक हिस्सा, यानी माँ को कितने जा रहे हैं, 2 लाख रुपए। और जो अंकल है
उसको कितने जा रहे हैं? उसको 4 जा रहे हैं। दो हिस्से ये आपके पास 2 लाख हो गया, और आपके पास ये 2 हो गया, यानी 4 लाख उसको जा रहे हैं। तो भाई माँ को तो कुछ गया ही नहीं। जो शौहर ने छोड़ा उसमें से माँ को क्या गया? माँ को नहीं गया ना इस केस के अंदर। तो अगर हम इस तरीके से करते हैं, ये तरीकेकार क्या हो जाएगा, 100% रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जो शख्स ये कह रहा है कि मैं अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता, बाकी आपस में बांट लो, तो आपने मान लिया कि कैलकुलेशन में हस्बैंड को सिरे से गायब कर दो। तो सिरे से जब गायब कर दिया तो माँ को 2 लाख गए, और सारा कौन ले गया? अंकल। यानी इसमें खसारे में कौन रह गया? वालिदा रह गई। तो फिर तो दिक्कत हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कैलकुलेशन करने के बाद कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, वाजे हो गया है कि अगर हस्बैंड को आइसोलेट कर दिया जाए बिल्कुल शुरू से, बिगिनिंग से, तो इसका असरात किस पे पड़ेंगे? वालिदा पे पड़ेंगे। क्योंकि वो कुछ नहीं पा रही, जो लेफ्ट हिस्सा है आउट है किसका? जमीला के हस्बैंड का। यानी उसको केवल 2 ही लाख मिल रहा है, और सारा का सारा कौन ले जा रहा है? अंकल ले जा रहा है। तो तखारुज में इस चीज का ध्यान रखना है, जो ये चाहता है कि मुझे अपना हिस्सा नहीं चाहिए, तो उसको भी कैलकुलेशन में शरीक करेंगे। और जब सबके वो रेशियो निकल जाएंगे, निस्बतें निकल जाएंगी, तो उसको हटा देंगे। ठीक है ना? बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो ये जरूरी है, अदरवाइज तो सारा गलत हो जाएगा। तो इसी पर ये पूरी किताब है, 41 पन्नों की इस पे किताब है, ये आप स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है ना, सारा का सारा। हाँ, 41 पन्नों में से 8-10 क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, वो आपको भेज दिए ग्रुप के ऊपर। तो वो, हाँ इसी के ऊपर। हाँ, ये चूंकि एक किताब आएगी मोटी सी, ये भी 500 पन्नों की, उसमें 5 किताबें दर्ज हैं। एक तो है पोता पोती की हिस्से, जो 45 तरीके से पोता पोती को हिस्सा मिलता है। एक है रद्द की जो पतली किताब थी, रूल्स ऑफ रिटर्न, वो भी इसमें डाल दी है। एक है आपके पास ये जो अभी ये तखारुज आपको पढ़ाया है। एक है आपके पास मुनासखा, जो अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मरते चले जा रहे हैं, तो कैसे कैलकुलेशन करें। हाँ। हाँ। हाँ, तो वो भाई एक तरीका तो ये है कि कोई शौहर है, उसको हिस्सा दे दिया गया 3 लाख, उसकी मर्जी है वो किसी को भी कितना बांट दे। लेकिन जब ये बंदा कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, आप आपस में बांट लो जो आपकी निस्बतें हैं। हाँ, तो फिर तो मर्जी है उसकी। भाई किसी को किसी का हिस्सा आ रहा था, उसको दे दिया। अब उसकी मर्जी है कि अपने हिस्से को मस्जिद को दे, मदारिस को दे, अनाथालय को दे, किसी को भी दे। लेकिन जब घर के लोग हैं, तो घर के लोग ज्यादा इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। अगर उनकी हालात ठीक नहीं, अगर ठीक है, तो बाकी में बांटा जा सकता है। तो वो अब उस केस के अंदर, वो अगर ये कहे कि भाई आपस में आप लोग बांट लो, तो आपस में बांट लो, तो ये भी एक जुल्म होगा कि आपस में बांट लो, कोई भी उल्टा सीधा बांटने बैठ जाए। या तो वो खुद बांट के दे, तो वो कोई प्रॉब्लम इश्काल पैदा नहीं करेगा, उसकी प्रॉपर्टी थी, एज ए की टाइम गिफ्ट गिफ्ट हो जाएगा। और उसने कहा भी मैं जा रहा हूँ, आपस में बांट लेना। नहीं तो अगर वो बराबर अगर पे एग्री हो जाए, तो वो तो बराबर पे एग्री नहीं होते, क्योंकि निस्बतन तो अलग अलग आ रही है हर एक की। बराबर पे एग्री क्यों होंगे इस केस के अंदर? निस्बत तो आपके पास कैलकुलेशन में आ रही है ना। अगर वो आपके पास श्योर एग्जिस्ट करता है, तो रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना आपके पास। तो जब वो एग्जिट करेगा वहां से, कोई बंदा छोड़ेगा, तो वो अपने, अगर वो ये कहता है जी आपस में बराबर बांट लो, इख्तियार तो उस बंदे को है ना। जो बंदा छोड़कर जा रहा है, इख्तियार तो उस बंदे को है। अगर वो कहता है आपस में बराबर बांट लो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो कहता है कि भाई इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू द रेशियो करो। क्योंकि मेरे रहने से रेशियो बदलते हैं, मेरे जाने से रेशियो बदलते हैं। अगर आप देख लें, शोहर निकल रहा है, तो रेशियो अलग बदल जा रहा है। यानी किसी को हिस्सा कुछ चला जा रहा है। भाई जो करीब तर है वो कौन है? जो मरने वाली जो आपकी बीवी थी, वो करीब तर कौन थी? माँ थी। तो उसको तो कुछ जा ही नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे, अगर सारा कुछ उधर चला जा रहा है। हाँ, वैसे ही जाएगा। हाँ, तो अब इसके लिए आप ये करें भी, रजील इस्लाम नदवी से हमसे डिस्कशन करें कि बेहतर ऐसा तरीका कौन सा है। अब ये आप पता कर लीजिए, अभी तक जितनी किताबें पढ़ी गई हैं उसमें 2 ही तरीके राइज हैं। एक तरीका तो ये कि बंदा अपनी मर्जी से जो हिस्सा छोड़ रहा है, वो अपना हिस्सा लोगों में अपनी मर्जी से बांट दे, तो कोई एतराज नहीं होना है। लेकिन अगर वो छोड़ के जा रहा है जी आपस में इसको बांट लो, तो क्या आपस में इसको बराबर बांटा जाए, या आपस में रेशियो के अकॉर्डिंग बांटा जाए? तो जितनी भी किताबें अभी तक पढ़ी हैं, चाहे वो अरब कंट्री की हो या यहाँ की कंट्री की हो, सब में वही रूल दे रखा है
जो मैंने आपको पढ़ाया है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए वो रेशियोज के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, जो छूट गया है। अदरवाइज जो है माँ को जो जा रहा है वो कम वैल्यूज जा रही है। अच्छा, इसको अगर हम बराबर भी बांट लें तो फायदे में कौन है अभी? अभी भी चाचा ये फायदे में। नहीं नहीं, एक तो था जो अल्लाह ताला के हिस्से मुकर्रर किए हुए हैं, वहां तो सवाल पैदा कर ही नहीं सकते। अब ये जो सवाल था, ये जब दे दिया गया तो अब ये अल्लाह ताला वाला हिस्सा नहीं हो गया, ये अब आपके पास जब आ चुका है तो आपका एज ए गिफ्ट के तौर पे अगर यह था कि आप बराबर बांटो तो ठीक था। अगर हम इसको बराबर करते हैं इस वाले केस के अंदर तो माँ तो अभी भी घाटे में। इस केस में माँ को 2 लाख ही जा रहे हैं और उसको कितने जा रहे हैं? वो 4 लाख जा रहे हैं आपके पास। अब अगर मान लो इसके अंदर जो लेके आपके पास आते तो कितने लाख बचे थे? उसके पास 1 लाख जा रहा था, जो उसके पास हस्बैंड के पास, और इसके पास कितने जा रहे थे? 2 लाख जा रहे थे। तो बराबर बराबर अगर वैसे बांटते हैं तो ये बोलना शुरू कर देगा कि भाई जो 3 लाख था, 3 लाख में से आप 1.5 लाख मेरे को दे रहे हो। तो इसके पास कितना बन रहा है? इसके पास 2.5 लाख बन रहा है। और इसके पास कितना बन जा रहा है? इसके पास 3.5 बन जा रहा है। तो ये ऐतराज कर सकता है। अगर बंदा खुद बोल के जाए कि बराबर बांट लो तो ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि भाई इसमें इजमा कुछ होना चाहिए उलमा इकराम का। मैंने फिलहाल इसमें कोई इजमा देखा नहीं किताबों के अंदर। चाहे आप वो किताब पढ़ें जो मैंने दी है, उसमें सिर्फ यही है कि भाई जो बचा हुआ अमाउंट है बाकी वारिसीन में उनकी निस्बतों के अकॉर्डिंग तकसीम किया जाएगा। तो सवाल आपका ठीक है, ये डिस्कशन कर सकते हैं। हम्म, हाँ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन गिफ्ट हो जाता है। हाँ। तो अभी पता कर सकते हैं फिलहाल इसके बारे में। आज ही मैसेज डाल दूंगा आपको कि मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा था बच्चों को, तो उन्होंने ये सवाल रेज किया है क्या होना चाहिए। और जो तीनों उलमा इकराम है, नदवी भी हैं, फलाई भी हैं और मदनी भी हैं, तो तीनों के पास चला जाएगा सेम क्वेश्चन। जो आंसर आएंगे वो आपके पास भेज दूंगा। हाँ। हाँ, तो सवाल सिंपल सा ये बन जाएगा इसके अंदर कि अगर कोई तखारुज के दौरान में अपना हिस्से को छोड़ना चाहता है तो वो जो छोड़ा हुआ जो हिस्सा है वो बाकी वारिसीन में बराबर बराबर तकसीम होना चाहिए, या उनकी जो निस्बतें आ रही हैं कैलकुलेशन के दौरान उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इतना सा सवाल भेजना है। हाँ, कि आपस में बांट लो। तो आप एक काम करें, इस सवाल को आप समझ गए, अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज दिए। वही स्टूडेंट का एक सवाल है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं। आप मेरे भेज दिए, मैं इसको जो है भेज दूंगा। रात में आंसर आ जाएगा, सुबह फजर तक आंसर आ जाएगा, जनरली आ जाता है। टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको? ठीक, चलिए। क्योंकि बहुत सारे रास्ते हैं खुलने के। जब लोग जुड़ के बैठेंगे सर तो इसके आंसर्स निकलेंगे, कुछ चीजें आ सकती हैं। अदरवाइज तो वही होगा कि एक उस्ताद पढ़ा रहा है और स्टूडेंट समझ रहे हैं। तो एक तो पार्ट ये था। एक पार्ट और है जो कि हमें डिस्कशन करना है। कहाँ गया? मुनास्खे का। आज की डेट में जनरली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिंगल डेथ पे तो रियर चांस लोग करते हैं। जब 2-4 पीढ़ियां गुजर जाती हैं और प्रॉपर्टी अरबों की हो जाती है तो फिर केस जो बनता है वो मुनास्खा वाले जाके बनता है। अगर पहले वाले केस में कर लें तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। तो मुनास्खे का मतलब है कि एक दादा था, उसका इंतकाल हो गया, उसने अपने बच्चों को छोड़ दिया। फिर बाप का इंतकाल हो गया, फिर उसके बच्चों का इंतकाल हो गया, तो 3-4 लोग एक के बाद एक गुजरते चले गए। जो वारिसीन थे वो भी मर गए, फिर जो वारिसीन थे वो भी मर गए। तो अब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किए जाए? डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं आज तक। ये मसला सबसे बड़ा है। और जो अब्दुल हक फलाई साहब हैं, इन्होंने तकरीबन 5-6 साल पहले जब मैं डिस्कशन कर रहा था, कहते भी एक मसला था इस तरह का, तो कहते मैं जो है ले गया इस मसले को जो दिल्ली की जो जाम, इसके बाद कौन सी मस्जिद है जो दरियागंज में है? फतेह फतेहपुरी मस्जिद, हाँ। कहते वहां ले गया मैं। कहते उसमें तकरीबन 8-10 पीढ़ियों
5 पीढ़ियां थी जो मर चुकी थी, अब डिस्ट्रीब्यूशन होना था, तो कहते उन्होंने किताब खोली अपनी, उसके अंदर तो कहते हुए ये मसला इसके अंदर है ही नहीं जो आप पूछ रहे हो। तो दिक्कत क्या है कि हमें जो रटे रटाए कॉन्सेप्ट लगा दिए गए उसमें मुनास्का नहीं आ सकता। कल यही डिस्कशन जो है इजहार फलाही साहब से हो रहा था कि भाई अभी तक ऐसा कोई मसला समझ में नहीं आ रहा कि छोटा सा फार्मूला बना दिया जाए और मुनास्खे का सवाल हल हो जाए। ये तो हल करना ही पड़ेगा, बिना फ्रैक्शनल के हो ही नहीं सकता है। तो मैं बता रहा था कल वो किताब आई है तो वही कह रहे थे कि भाई बाकी चीज तो शॉर्टकट में बताई जा सकती हैं, लेकिन मुनास्का शॉर्टकट में नहीं बताया जा सकता। अब उसका तरीका फिर ये होता है कि हम ये मान लेते हैं कि पहले जो शख्स मरा था उसको कंसीडर करके पहले इससे निकाल लो, अब फिर दोबारा निकाल लो, फिर तिबारा निकाल लो। तो इस तरीके तो कर सकते हैं, एक साथ हम नहीं निकाल सकते, जबकि हमने दोनों तरीके से इसको निकाला हुआ है कि हम लास्ट में जाके फाइनल करें हम जो बचे। तो क्या करना है इसके अंदर, यहाँ पे छोटा सा ही क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है, लेकिन इसके अंदर तकरीबन 130 पन्ने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो अपने पड़ोसी मुल्क से आए हुए हैं, वो भी मैंने इसके अंदर डाले हैं। चूंकि डॉक्टर रईजुल इस्लाम नदवी ने जब अनाउंसमेंट किया था बैच का, तो वहां से कुछ लोग पीएचडी कर रहे थे लॉ के अंदर, आलिम लोग थे, तो उन्होंने जो है फिर ये भेजे थे, तो वो मेरे पास उर्दू में भी रखा हुआ है, उसी को फिर मैंने ट्रांसलेट करके इसमें रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 2 लोगों की शायद डेथ है इसके अंदर, मैंने 2 लोगों की डेथ ली है, 3 की ली है, 7 डेथ तक मैंने इसके अंदर लिया है। 7 डेथ का तो मसला है वो यही एफ ब्लॉक का है, जो तकरीबन इसके अंदर 200 मीटर की जगह थी और 7 पुश्तें मर गई थी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन था, तो उनका फतवा चाहिए था, तो मैंने सॉल्व करके फिर रजील इस्लाम नदवी साहब के पास गया। फिर 3 घंटे हम बैठे, 3 घंटे निकालना रजील इस्लाम नदवी साहब का एक कमाल का टाइमिंग है। 3:30 बजे से और मगरिब की नमाज हो गई, उसके बाद जाके प्रिंट आउट लेकर आया। इतना टाइम लग गया। तो यहाँ पर सलीमा की डेथ हो रही है, उसके हस्बैंड का नाम मुनीर है, डॉटर करीमा है। अब याद रखना जब ये मुनास्का वाले सवाल करेंगे तो इसमें साथ में हम नाम के साथ में लिखेंगे, क्योंकि ये कभी दादी बन जाएगी, कोई नानी बन जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसकी माँ अजीमा है, यानी मरने वाली जो औरत है उसका शौहर, उसकी बेटी और उसकी माँ, इतने लोग प्रेजेंट थे। आगे लिखा हुआ है बट प्रॉपर्टी ऑफ द सलीमा वाज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। सलीमा जब मरी तो उसकी प्रॉपर्टी उसके वारिसीन में तकसीम नहीं हुई। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो बेटी है करीमा वो भी मर गई। यानी करीमा पहले इंतकाल किसका हुआ, सलीमा का, दूसरा इंतकाल किसका हुआ, करीमा का। फ्री हो ना आप, इसमें आधा घंटा लग जाएगा समझने में, क्योंकि मॉर्निंग में तो वक्त नहीं होता, इसलिए मैंने तो रात में बुला लूँ आपको भी। जी जी। तो पहली डेथ हुई है सलीमा की, दूसरी डेथ हुई है किसकी, करीमा की। तो पहली डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं हुआ, अब क्या करना है, करीमा ने अपने पीछे किसको छोड़ा, करीमा ने अपने पीछे, क्योंकि करीमा की भी शादी हो गई है जी, तो करीमा ने अपने पीछे 2 बेटों को, खालिद और हामिद को छोड़ा, और एक बेटी सालिया को छोड़ा। अब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो अब सवाल को कई बार पढ़ने के बाद हमने पहले ये देखना है कि पहले जो शख्स मरा उसके वारिसीन कौन थे, फिर दूसरा जो मरा उसके वारिसीन कौन थे। तो सवाल में पहले जो वारिसीन हैं कौन कौन है, मुनीर, करीमा और अजीमा। जब दूसरी डेथ होगी, करीमा की डेथ होगी, तो मुनीर की डेथ तो नहीं हो रही, तो मुनीर कौन बनेगा इसका, करीमा का फादर। फादर बनेगा। अब ये जो रिश्ते हैं इन रिश्तों को ध्यान रखना है, सारा कौन क्या बन रहा है जाके वहां जाके वो लिखना है। यानी करीमा का ये क्या बना, फादर बना, और ये कौन बना, अजीमा कौन बनी करीमा की, नानी। तो अब ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो अब जब ये मरेगी तो बाप जिंदा है, ये मरेगी तो अजीमा, तो अजीमा को और मुनीर को पहले तो सलीमा से दिलवाओ प्रॉपर्टी, और फिर जो करीमा को हिस्सा आया था करीमा की प्रॉपर्टी से फिर इसके बाप को दिलवाओ और इसकी नानी को दिलवाओ, और फिर इसके 2 बच्चे हैं और एक बेटी है उसको दिलवाओ। तो यहाँ पर हमने लिखा कि कैलकुलेशन ऑफ द इनहेरिटेंस होगा
वो 2 बार किया जाएगा, क्योंकि 2 लोगों की डेथ हुई है। तो यहाँ पे पहली डेथ। अब जब आप ये सवाल हल करेंगे इस तरह के मुनास्का वाले, तो इसमें बहुत सारी दिक्कत होती है। बंदा पहले फेज में बोल देता है ये हो गए इतना, ये बचे हैं। उससे आप क्या लो, क्योंकि कई बार हमें प्रॉब्लम आई है, सॉल्व करके दे दिया, और ये ऐसे नहीं है वो पहले मरा था बाद में मरा था। तो जब कोई बंदा मरे तो उससे डेथ लिखवा के लो, बंदे का नाम या बंदी का नाम, उसकी डेथ कब हुई है, जब उसकी डेथ हुई थी तो कौन कौन मौजूद था। दूसरी डेथ हुई तो चूंकि होता क्या है कि हम सीधा ब्लेम कर देते हैं मुफ्ती हजरात को, उलमाए कराम को, जी फतवा गलत दे दिया। मसला ये है कि जब तुमने सवाल सही पूछा ही नहीं तो फतवा तो गलत आएगा। आपने जो सवाल पूछा था उसके अकॉर्डिंग फतवा आ गया, लेकिन आपने कुछ चीजों को छुपा लिया। तो ये आपकी भी ड्यूटी बनती है जब कोई सवाल, अब मसला ये है कि मुफ्ती इकराम के पास इतना टाइम तो है नहीं ये पूछें जी, जो मरा था तो उसकी माँ थी कि नहीं थी। तो जनरल अवेयरनेस हुआ हर एक को, तो हर एक शख्स ये बताए कि जब मेरी माँ मरी थी तो बाप मौजूद था कि नहीं, कौन कौन घर में और मौजूद था। और ये हमें अपनी तरफ से भी पूछना चाहिए कि जब कोई शख्स कह रहा है जी ये लोग थे, तो आप ये पूछ लो कि मरने वाले की माँ थी, क्या मरने वाले का बाप था, तो वो बोलेगा हाँ जी था। ठीक है ना। तो इस तरीके से सवाल जो आपने सॉल्व करके दिया था फिर वो चेंज हो जाएगा, तो बेटर है ये तहकीक आप भी कर लें। तो पहली डेथ सलीमा की। सलीमा कौन है ये भी लिख दो, वाइफ ऑफ मुनीर। वो ऑनर है किसकी, पूरे स्टेट की, होल स्टेट की, यानी पूरी प्रॉपर्टी किसकी तकसीम हो रही है, सलीमा की हो रही है। सलीमा की बात की जा रही है, सलीमा की जो भी प्रॉपर्टी है जितनी भी लाख की है उससे हमें कोई सरोकार नहीं है, हमें देखना है केवल उसके हिस्से, बाकी डिवीजन हो जाएगा तरीका। तो सलीमा जब मर रही है तो उसने अपने पीछे हस्बैंड मुनीर को छोड़ा, अपनी बेटी करीमा को, और माँ अजीमा को, और सारे क्या है, जबल फरूज है, सारी जबुल फरूज है, हस्बैंड भी, ये भी और ये भी। तो ये टॉपिक जो हमने किताब में रखा है सबसे बाद में रखा है, क्योंकि इसमें रद भी कहीं ना कहीं बनेगा, कहीं और भी जाके बनेगा, सारे ही मसाइल आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका हिस्सा 1/4 हो गया, क्यों, औलाद मौजूद है। बेटी एक है उसका हिस्सा 1/2, और माँ का हिस्सा कितना हो गया, 1/6। तो जब सलीमा का इंतकाल हुआ और अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती तो तरीका क्या होता कि 11/12 कौन ले जाता, जबील फरूज वाले। अब पहले ही केस में आ गया रद्द, भैया असबा तो है ही नहीं कोई, असबा होता तो 1/12 उसको चला जाता। तो अब बंदे को मुनास्का वाले केसेस के अंदर ऑल का भी कॉन्सेप्ट हो, रद्द का भी कॉन्सेप्ट हो, अगर वो नहीं है तो काम ही समझ में नहीं आएगा फिर। तो क्या बन गया, ऑल बन गया सीधा, क्योंकि ये वैल्यू क्या आ गई, सॉरी रद्द बन गई। रद्द में क्या होगा, ये लेस देन 1 हो जाएगा। जब रद्द बन गया तो इट्स ए केस ऑफ रद्द हो गया। अब रद्द के अंदर 2 रूल्स है, जो किताब थी ग्रीन वाली, कि अगर हस्बैंड और वाइफ मौजूद हो तो बचा हुआ माल वापस नहीं जाता, किसको, हस्बैंड को और वाइफ को, उसको एक ही बार जाता है। हस्बैंड वाइफ को एक ही बार जाता है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। किसको जाता है बाकी, जो हस्बैंड वाइफ के अलावा है। तो इसका मतलब इसके कैलकुलेशन का तरीका मुख्तलिफ होगा। इसके ऊपर मैंने जो किताब आपको दी है उस पर 19 सवाल मैंने दिए और 10 सवाल आप लोगों को होमवर्क दिए। काफी है, अलग बिल्कुल सेपरेट किताब है, उसको चाहें तो आप उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो शेयर ऑफ हस्बैंड यानी मुनीर का हिस्सा 1/4 ही है। बचा हुआ हिस्सा बेटी करीमा के लिए और माँ अजीमा के लिए कितना बचा, 3/4, यानी 1/4 चले गया, 3/4 बचा। अब 3/4 में से 2 हकदार हैं, एक बेटी और एक माँ, यानी 3/4 हिस्सा जो है अब शौहर को नहीं जाना, रद में से उनको जाना है। तो 3/4 जो हिस्सा है वो माँ में और इसमें तकसीम होगा। तो किस हिसाब से होगा, रद वाले हिसाब से। तो वो 3/4 है, अब बेटी कितनी है, 1/2 हिस्सा है, और माँ का हिस्सा कितना है, 1/6 है। इन दोनों की निस्बत कितनी आती है, 3:1, यानी 3/4 के टोटल टुकड़े कितने किए जाएंगे, 4, 3 + 1, और 4 हिस्सों में से 3 हिस्से कौन ले जाएगी, बेटी। तो यहां लिख दिया कि यहाँ पर जो बेटी का जो शेयर होगा वो कितना होगा, ये हो गया बचा हुआ माल, यानी शौहर को 1/4 देने के बाद 3/4 बचा। ये हो गई बेटी की निस्बत यानी करीमा की, और ये निस्बतों का जोड़। तो जो 3/4 था, 3/4 जो मैंने आपको सवाल कराया था, इसलिए जो
सिराजी से पहले रियाजी किताब थी कि इतने का इतने बटे कितना होगा, है जी। तो इसका मतलब ये वही सवाल हो गया कि 3/4 का 3/4 कितना होगा। तो ऊपर की गुणा ऊपर से करो, 9 आ गया, नीचे की गुणा नीचे से, 9/16। यानी इसमें 3/4 बचा है, उसमें से 9/16 हिस्सा कितना है, करीमा का है। और अजीमा का हिस्सा कितना है 3/4 में से, 1/4। चूंकि ये माँ की निस्बत हो गई और निस्बतों का जोड़ हो गया, तो 3/16 ये हो गया। तो पहली डेथ पे अभी हम किसी को तकसीम नहीं कर रहे, हिस्से देख रहे हैं कितने कितने हो रहे हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ द सलीमा, जो कि मुनीर की बीवी है, हर एक का शेयर कितना बनता है। यानी सलीमा की प्रॉपर्टी में से पैसे नहीं बांटे जा रहे हैं, क्योंकि वो तो 4 पुश्तों के बाद बट रहे हैं, 2 पुश्तों के बाद, मकान जब बिक रहा है। तो शौहर का हिस्सा कितना था जब सलीमा की मौत हुई थी, 1/4। उसकी बेटी का हिस्सा कितना बन रहा है, 9/16, चूंकि रद्द के केस में आगे बन रहा है जी। और उसकी माँ का हिस्सा कितना बन रहा है, 3/16। अभी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई और कौन और चला गया, करीमा की डेथ हो गई, सेकंड डेथ। तो अब करीमा की जो प्रॉपर्टी है वो मान के चलेंगे यहाँ पे, सेकंड डेथ कब हुई, यहाँ पे सन लिख दो उसकी कि इस सन में डेथ हुई। करीमा कौन है, किसकी डॉटर है, सलीमा की है। वो मालिक कितने की है, 9/16 की। भाई इसका अपना माल होगा, उसको तो अलग कर दीजिए, जो भी होगा, हम तो उसकी लेके चल रहे हैं प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जो सलीमा से आ रही है, पीछे से इनहेरिट होके आ रही है। तो यहाँ पे लिख दिया जाए कि शेयर फ्रॉम सलीमाज स्टेट, सलीमा की प्रॉपर्टी से इसको 9/16 हिस्सा मिलना था, जो कि डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया गया उस टाइम पे। अब जब इसकी मौत हुई तो इसकी मौत में मुनीर बचा हुआ है, जो कि इसका बाप वालिद साहब है। इसकी दादी MGM, मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी नानी, नानी हो गई, नानी अजीमा है। और 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो वालिद साहब जो हैं असबा होंगे, चूंकि बेटा मौजूद है। अगर बेटा ना होते तो वालिद साहब, सॉरी, वालिद साहब जबल फरूजी होंगे। अगर बेटा ना होता तो वालिद साहब में 2 कंडीशन होती कि वो जबल फरूज का भी लेके जाता और बचा हुआ आर भी लेके जाता, असबा भी लेके, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। दादी और नानी माँ की गैर मौजूदगी में हिस्सा ले जाती हैं, चूंकि सलीमा मर चुकी। तो सलीमा जब मर चुकी तो अब उसकी मिसल क्या हो गई, ये नानी हो गई। अगर दादी भी होती तो फिर देखा जाता, तो यहाँ पे नानी है तो 1/6 हिस्सा कौन ले गया, नानी ले गई यहाँ पे। वालिद साहब को 1/6 जाएगा और बचा हुआ हिस्सा असबा भी गैरी यानी रेसिडुअरी बन जाएंगे, इनको 2:1 मिलेगा, जो बचा हुआ हिस्सा होगा। तो अब 9/16 को तो बाद में देखेंगे, अभी पहले इस चीज को भूल जाएं, पहले नॉर्मल तरीका निकाल लें इसका। तो अगर इसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती, खुद का सामान होता, इनहेरिटेंस का जो तरका होता, तो उसमें भी वारिसीन अगर यही होते तो तरीकेकार यही होता। यानी इसको जबल फ्रूज को जब निकालेंगे तो 1/3 इसका निकल आया, चूंकि वाले इसका जो हिस्सा है वालिद साहब का 1/6 है, और नानी का भी कितना, 1/6। तो 1/6 1/6 2 बार जोड़ेंगे तो वो क्या बन गया, 1/3 बन गया, 1/3 बन गया, 1/6 1/6। तो 1/3 हिस्सा ये ले गए। अब बचा क्या, 2/3 यानी 2/3। तो 2/3 कैसे बचा, ये लिख दिया हमने कि 2 बेटे हैं खालिद और हामिद और 1 बेटी है, इनके लिए हिस्सा कितना बना, 2/3, क्योंकि यहाँ से 1/3 घटा दिया गया। ये सारी चीजें आसान है, चूंकि समझाई जा चुकी हैं। अब इनकी निस्बतें निकालनी, 2 बेटे हैं 1 बेटी है, 2 हिस्से बेटे के, 2 हिस्से बेटे के, 1 हिस्सा बेटी का। उसके बाद क्या किया कि बेटा खालिद और हामिद और डॉटर के अगर हम देखेंगे तो कितने हिस्से बनेंगे, यानी 5। यानी 2/3 के कितने हिस्से किए जाएंगे, 5। उसमें से 2-2 हिस्से बेटे को और 1 हिस्सा बेटी को। तो ये फार्मूला लिख दिया यहाँ पे आगे हमने कि भाई जब बेटे की बात करेंगे तो बचा हुआ हिस्सा तो ये आ गया। और बेटे खालिद की निस्बत 2 है और निस्बतों का जोड़ 5 है। तो 2 की गुणा 2 से ये 4 आ गया, और 3 की गुणा 5 से ये 15। ये वही किताब है जो सिराजी से पहले रियाजी में पढ़ाई गई, आपको सारी चीज आसानी है। हामिद का हिस्सा भी कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। बेटी का हिस्सा 2/3, 1 उसकी निस्बत और ये 5 वो हो गए, तो ये 2/15 हो गया। अब 9/16 का जिक्र अभी तक आया नहीं। तो अब ये आया जो मैंने करवाए थे कि 9/16 का 1/6 कितना होगा, है जी। ये सवाल मैंने सिराजी से रियाजी में पहले कराए।
तो अब करीमा को जो 9/16 मिला है अपनी माँ से, सलीमा से, उसमें से इसके बाप का हिस्सा कितना होगा है? तो शेयर ऑफ फादर मुनीर, मुनीर का हिस्सा कितना होगा करीमा के हिस्से में से 1/6, क्योंकि वालिद साहब का 1/6 हिस्सा है, किसके हिस्से में से, करीमा के हिस्से में से। तो करीमा का हिस्सा 9/16 रख दिया, ये करीमा का हिस्सा 9/16 आ गया। अब इस 9/16 में से अब इसको काटा काटी कर लो जो कर सकते हो। तो जब अब इसको काटेंगे तो कितना कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, ये 2 आ गया, और 3 तिया 9, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो कितना आ गया 3/32। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सारा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं नहीं। जी। इसी तरीके से नानी को भी 1/6 जाना है, किसके हिस्से में से, करीमा के हिस्से में से। करीमा का हिस्सा तो 9/16 है, 9/16 में से 1/6 किसको जाना है, नानी को। अब फिर काट लीजिए, 3 से काट दिए, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ऊपर 3 ही आ जाएगा क्योंकि 1 की गुणा 3 से करोगे, और नीचे 16 दूनी 32 आ जाएगा, यानी 3/32 इसका हो गया। अब आया बेटे खालिद का हिस्सा कितना होगा, तो बेटे खालिद का हिस्सा तो 4/15 बनता है अपनी माँ के हिस्से में से, यानी जो करीमा है इनकी माँ है। अब करीमा का हिस्सा कितना है, 9/16 है। तो 9/16 का 4/15 कितना होगा, यही चीज हम सीख लेंगे, सारा आसान है। ये फ्रैक्शनल आ गया तो चुटकियों में आप हल कर सकते हो सवाल। तो इससे आपने काट दिया किसको, तीन, ये कट जाएगा आपके पास, 4 चौक 16, 4 ही कम 4, 4 चौक 16, यानी ये 1 आ गया और 4 आ गया, और 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो नीचे 5 और 4 की गुणा कर दी, ये 20 हो गया, ऊपर 1 3 की गुणा कर दी, 3/20 हो गया। इसी तरीके से दूसरे बेटे का भी आ गया 3/20। बेटी का निकालना था तो बेटी का हिस्सा 2/15 बन रहा है। अब करीमा का हिस्सा कितना है, 9/16 है। तो 9/16 और इसको जब किया तो 2 अट्ठे 16, ये 8 आ गया, और 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो 5 अट्ठे 40 और 3 ही कम 3, ये 3/40 आ गया। अब चाहे ये 4 डेथ हो, अब मान लो फिर और कोई मर जाता, तो इसी तरीके से प्रोसीजर होता रहेगा, सब यही इसी तरीके से अमल में लाया जाएगा। अब दूसरे जब डेथ हुई तो हमने लिख दिया कि जब इसकी डेथ हुई है, किसकी, करीमा की जब डेथ हुई है, तो करीमा की डेथ के वक्त उसके फादर मुनीर का हिस्सा कितना बन रहा है, 32। किसकी प्रॉपर्टी में से, सेकंड डेथ वाले में से, अभी टोटल नहीं किया हमने। जो करीमा है उसके हिस्से में से उसके वालिद को इतना जा रहा है, उसकी नानी को इतना जा रहा है, उसके बेटों को इतना जा रहा है, और उसकी बेटी को इतना जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो हैं इसमें जिनको 2 2 बार मिला है। इसको 2 2 बार मिला है, मुनीर को अपनी बीवी से मिला होगा, अजीमा को अपनी बेटी से हम्म। मिला होगा। तो अब इस चीज का ध्यान रखना है, तो यहाँ पे लगा दिया हमने नोट है कि मुनीर इज गेटिंग दी शेयर ट्वाइस, 2 बार मिल रहा है। 1/4 उसको हिस्सा मिलता है किससे, सलीमा से, अपनी जो बीवी थी उसकी, और 3/32 किससे मिलता है, अपनी बेटी करीमा से मिलता है। तो इसलिए इन दोनों हिस्सों को जोड़ेंगे। तो अब ये फ्रैक्शनल का जोड़ आना चाहिए, जो मैंने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आपको पढ़ाया था सराजी से पहले, ये सारी चीजें वहीं से आनी है अमल में। तो यहाँ पे लिख दिया ये हिस्सा किसने, सलीमा से लिया है, ये हिस्सा करीमा से, दोनों को जोड़ दिया। अब इसका एल्शियम नहीं आता लेना, तो फिर आपको कैलकुलेटर बताया था, जाके साइड पे चले जाएंगे, एल्शियम कैलकुलेटर दोनों को डाल देंगे, वो दिखा देगा जी कितना आ गया। तो 32 आ गया, ये तो 4 अट्ठे 32, 8 आ गया, और 32 ही कम 32, ऊपर 3 वाला, अगर ये नीचे के नंबर सेम हो तो ऊपर वाला नंबर आ जाता है। तो ये 8 3 11/32 किसका हो गया, मुनीर का हिस्सा। यानी जो सलीमा मरी थी उसमें से अब इसकी बेटी मरी, बेटी से भी लौट के गया वहां से भी, तो इसको 11/32 हिस्सा देना है। जबकि कुरान करीम में देखें तो इसका हिस्सा तो 1/6 ही बन रहा जाएगा। ठीक है ना, तो सारी चीजें वहां से नहीं आएंगी, वो तो अल्लाह ताला ने बुनियादी उसूल रखे, अकल आपको दिए, आप जोड़ के आप करें कैसे करने का। सिंगल डेथ में कर लेते तो ये मुसीबत क्यों आती है आपके ऊपर, सिंगल डेथ में तो आती नहीं ना। तो इसलिए कहा गया जितनी जल्दी हो तरक्की की तकसीम कर दी जाए। लोग जो मैयत में आए वो भी अगर हों, एटलीस्ट उस टाइम तकसीम नहीं हो रही तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद उसका फाइनल खुलासा बता दिया जाए कि साहब वाले साहब की डेथ हो चुकी है, अम्मा बची हैं, इनका हिस्सा इतना है। अच्छा अब ये नहीं, ये इनका हिस्सा इतना है, इनका हिस्सा इतना है। जब मकान को बेचा जाएगा तो इतनी रकम आपको दे दी जाएगी। तो एक सब जगह दूर दूर तक गांव गांव दरगाहों से लोग आए होंगे, मैसेज चला जाएगा। इतना तो कर लेना चाहिए हमारे को, बांटेंगे जब बांटेंगे, इतना तो कर लेना चाहिए कि मरने के बाद किसका कितना हिस्सा बन रहा है। ये कोशिश हर एक को करनी चाहिए, हम में से जो लोग सीख रहे हैं एटलीस्ट।
ठीक है ना। कुछ लोगों को बुरा लगेगा जी, मरने के बाद ही तकसीम करने बैठ गया है, तो कहने दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। भाई जो ऑर्डर है अल्लाह ताला का कि कफन दफन करो, कर्ज की अदायगी। भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजे जनाजा नहीं पढ़ाते थे, पूछ लेते कर्ज है कि नहीं पहले। कोई कहता कर्ज में अदा कर दूंगा तो आप पढ़ाने के लिए खड़े हो, अदरवाइज कहते आप क्या, आप नमाज पढ़ लो। तो ये पहला ऐलान तो मस्जिद के मेंबर से ही होना चाहिए। सिर्फ एक जनाजा देखा इतने सालों में मैंने, अभी किसी साहब की डेथ हुई थी, काफी लोग थे उसमें, तो उन्होंने ये कहा था कि वालिद साहब की डेथ हो गई है, किसी का कोई कर्जा हो तो हम मौजूद हैं, उनके बच्चे हमसे आके ले ले, उसके बाद जनाजे की नमाज पढ़ाई गई है। हाँ हाँ, ये जरूरी, ये बहुत जरूरी है करना, ठीक है। तो अगर इसी चीज में दो चीजें और हो जाएं जो इमाम साहब ने कर दें कि भाई जो मर गया है वो चार हमारे ऊपर फराइज छोड़ के गया है कि हम उसका कफन दफन करें, उसके ऊपर कर्जे है, कर्जे की तकसीम की अदायगी की जाए, उसके बाद वसीयत की वो की जाए, बाकी जो बचे वो तरके की तकसीम किया जाए। और तरके की तकसीम किस कैसे हो, ये मस्जिद के अंदर कमेटी बनी हुई है, यहाँ से राब्ता कायम करें। इतने छोटे छोटे अगर हम बना दें तो बड़ा आसान काम हो जाए, लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है ना। शुरुआत करें इसकी। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि अजीमा को भी 2 बार मिल गया सर। एक 3/16 तो मिला अपनी बेटी से, और अब ये क्या बन गई, मैटरनल ग्रांड डॉटर, ये नवासी बन गई। नवासी से किसको जा रहा है, जो करीमा कौन बन गई, भाई जब अजीमा नानी है तो ये नवासी है, तो नवासी से लौट के किसको जा रहा है, नानी को जा रहा है। तो इसका मतलब 3/24, 3/32 वहां से आ रहा है। तो आप देखो कहाँ कहाँ से प्रॉपर्टी होकर आएगी घूम घूम के, फिर आप कितने भी उसमें दाव पेच लगा लें वो बड़ी लौट लाट के आ जाती है प्रॉपर्टी है। तो अब नानी को कितनी 2 बार मिला, 9/32 नानी को। तो अभी हमने किसी को दिया नहीं कि हम पहले उनको दे थे फिर वो हमें वापस करते, हम फाइनल रिजल्ट निकाल रहे हैं। अब चाहे ये 10 टुस्टे मर जाए, ऐसे ही निकलते हुआ आ जाएगा। तो अब आ जाए फाइनल आंसर के ऊपर, क्योंकि जो लोग नहीं है उनको काट दीजिए। कौन नहीं है, सलीमा है नहीं, कौन नहीं है, करीमा नहीं है। बचे हुए हजरात कौन है, मुनीर। बचे हुए हजरात कौन है, अजीमा, खालिद, हामिद और स्वालिहा। मुनीर को इतने, इसका हिस्सा रख दिए, अजीमा का ये रख दिए, खालिद का ये रख दिए, हामिद का ये रख दिए और स्वालिया का ये रख दिए। अब आप मुझे बताएं इसमें कि इसमें क्या कोई ऐसा हिस्सा आ रहा है जो कुरान करीम में फिक्स शेरर है, नहीं। कहीं 1/8 नहीं है, कहीं 1/, आपके पास 6 नहीं है, 2/3 नहीं है। तो अगर हम उसी वैल्यू पर अटे रहेंगे तो फिर तो हिस्सा नहीं निकलता। जब तक आपको बाखुदा ये एल्शियम लाना नहीं आता, आप मुनास्खे के सवाल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सिंगल डेथ में तो कर सकते हो बड़े आराम से जाके कि साहब 1/2 था और 1/, आपके पास 3 था, तो 2 और 3 हो गए तो मसला 6 से हल हो जाएगा। मसला 6 से हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहीं 1/8 आ गया तो मसला 24 से हल हो जाएगा। यहाँ आप बोल ही नहीं सकते कि मसला 24 से हल होगा, यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल सीखें तो 160 प्रॉपर्टी के हिस्से किए जाएंगे, 160 हिस्से किए जाएंगे। अब जो भी अमाउंट होगा उसको 160 से भाग कर देंगे। तो यहाँ लिख दिया पूरी प्रॉपर्टी 160 हिस्सों में तकसीम होगी, 55 हिस्से मुनीर को चले जाएंगे, जो भी अमाउंट आ रहा होगा। 45 इसको, 24 इसको, 24 इसको, 12 इसको। अब आप देखिए इसके अंदर बाकी, मैं इसको किताब आएगी तो इंशाल्लाह पहुंच जाएगी, क्योंकि आप लोग मदारिस से ही फारिग हैं, सीख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, मैं सवाल दिखाता हूँ, जो बड़े बड़े सवाल हैं, क्या कैसे होते होंगे, वो क्या होता होगा। ये मसला है जो यहाँ का था, जो एफ ब्लॉक का है। ये मेरी कित अब तकसीम देखें, दो चीजें हैं, एक चीज है इल्म का सीखना, एक है चीज इल्म का सिखाना। 2 पार्ट हो गए। अब जब ये इल्म का सीखना हो गया, सिखाना हो गया, लोगों को बता दिया कि ऐसे करना है, अब उनकी ड्यूटी बनती है कि वो तकसीम करें। अगर वो नहीं करते तो हजरत उमर होने चाहिए, तो फिर जाके तकसीम होगी। बात समझ में आ रही है। हमारा काम है सीखें और सिखाएं, इल्म को सीखो और सिखाओ। अब जिसको ये बताया गया ऐसा करो, अब वो नहीं मानने के लिए, जैसे अभी एक कपिल ने शादी की है दोबारा से, केरला में सुना हुआ, 29 साल के बाद। बदवक्तों ने इस्लाम का जो रूल्स है उसको इनकार कर दिया, जहन्नुम का आपके पास टिकट ले लिया उन लोगों ने। दोबारा शादी की है, किसके लिए, कौन से एक्ट के लिए, जो कि आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है।
जिसके अकॉर्डिंग आप शादी करोगे तो वो हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो शादी दोबारा इसलिए की है कि प्रॉपर्टी जो है सारी की सारी बीवी के बाद बच्चों को चली जाए, दोनों बेटियों को, जबकि इस्लाम ही कहता है दो बच्चियों का हिस्सा कितना है, 2/3 है। उसके भाई हैं, वो नहीं चाहता उसकी प्रॉपर्टी उसके भाइयों को जाए। तो जब हम इल्म को नहीं फैलाएंगे, लोगों को नहीं करेंगे, तो ये धीरे धीरे रिवाज पैदा होता रहेगा, उसमें हम भी गुनाहगार होंगे। 2/3 के बाद 1/8 उसको बीवी को देने के बाद, अगर वो मरता तो 2/3 उसकी बच्चियों को देने के बाद बाकी जो बचता वो किसको जाता, उसके चचा को जाता, यानी मरने वाले के भाइयों को जाता। वो नहीं चाहता मरने वाले के भाइयों को जाए, और अल्लाह ताला कानून क्या है कि जो बच जाए वो असबात का है, जो नियर बाई है। उसके भी मुस्लिम, वो तो दोनों मुस्लिम ही हैं। बस एक कानून बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मैरिज कर सकते हो, तो उसने दोबारा से शादी कर ली इसमें। नहीं, उसमें है कि एनी कास्ट ऑफ दी, आपके पास एनी रिलीजन, आप कोर्ट में जाकर देखेंगे, बाकी लॉयर लोग भी हमारे पास मौजूद हैं इसमें, जो क्लास यहाँ पे हो रही है। तो वो एक्ट ये है कि किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग शादी कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो दैट्स वाई क्या होगा, वो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग वो इधर आनी नहीं है, वो उधर चली जाएगी। तो इस चीज को मैं बड़े ध्यान से बारीकी, तो फिलहाल मैं सवाल ही दिखा रहा था कि साहब इतना बड़ा था ये, इतनी जमीन है, केवल 200 स्क्वायर मीटर की जमीन है टोटल जो है। 100 स्क्वायर मीटर इनको चली गई है, 100 इसको चली गई है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जाके जब होना है सब, तो इतना बड़ा तो ये सवाल बनाए जाएंगे। ठीक है, डेथ जो हुई है, पहली डेथ ये हुई है, फिर ये दूसरी डेथ हुई है, इस फिर ये तीसरी डेथ है, ये चौथी डेथ है, ये पांचवी डेथ है। 5 डेथ है इसके अंदर यहाँ जो हुई है। तो 5 डेथ के बाद अब ये लास्ट में फाइनल आया है कि साहब 200 मीटर जो जगह थी उसमें से कितने कितने मीटर किसको जाएगी, कहाँ कहाँ जाएगी। तो ये सारा कैलकुलेशन जो इस तरीके से होना है। ठीक है, तो 7 कैलकुलेशन तक का मैंने उसके अंदर आपके पास दे रखा है। एक और आया था, ये फ्राइडे के दिन एक पेपर आता है इंकलाब, उसके अंदर ये सवाल आता है कभी कभी। तो उसमें एक बार तो सवाल गलत आया था, तो राब्ता कर नहीं सक पाए उन मुफ्ती साहब से कि उसमें गलती थी। दूसरी बार एक सवाल आया था, अच्छा सवाल था, उसके अंदर ये सवाल हुआ है। उसने बंदे ने ये नहीं कहा कि भाई कौन है, उसने कहा कि भाई 3 बेटे हैं मरने वाले के और 7 बेटी हैं। अब उसने नाम नहीं दिए, तो अब इसी के अकॉर्डिंग अब 3 बेटे हैं, 7 बेटियां हैं, कैसे कैसे होना है। तो फिर धीरे धीरे उनको फिर सन 1 सन -1 इस तरीके से लिया। तो ये सवाल भी बड़ा अच्छा है। इसके अंदर प्रॉपर्टी के 6,000 समथिंग टुकड़े होते हैं जाके लास्ट में जाके, हैं। तो इसमें जो टुकड़े होते हैं प्रॉपर्टी के, तो ये आप देखेंगे कि यहाँ प्रॉपर्टी के जो डिवीजन है कितने हो रहे हैं जाके, ये साबित नहीं आ रहे हैं, 6,864 टुकड़े हो रहे हैं प्रॉपर्टी के। तो इसमें सारा का सारा फ्रैक्शनल मैथ है, आसान है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। कितने मीटर किसको जा रहा है, 1 करोड़ रुपए की मालियत थी, 1 करोड़ में से सन 3 बचा है, 2 और 1 मर गए, ठीक है, उसको इतने रुपए जाएंगे। पहली बेटी मर गई, बाकी जो बेटियां उनको इतने इतने जाएंगे। ये इनकलाब के अंदर था। तो फिर वो उसमें तो चूंकि चूंकि आपने सवाल पूछा है, वो डायरेक्ट आंसर फाइनल ही देंगे। वो आपको तो समझाएंगे ना प्रोसीजर क्या है, क्योंकि आम आदमी इससे भी कासिर है समझने से प्रोसीजर क्या है, क्योंकि उसको पता ही नहीं टर्मिनोलॉजी। आप लोग चूंकि पढ़ चुके हो, पता है आपको। तो फिर मैंने उसको जो है इसमें सॉल्व करके जो इसको भी इस सवाल के अंदर डाल दिया, सारा का सारा। ये आपके पड़ोसी मुल्क का है, जिसके अंदर उन्होंने सारी मुझे उर्दू में बड़ा सा पेपर में सारा का सारा बना के, मैं उर्दू वाला भी आपको रात में वो मैं कर दूंगा। ठीक है, कि उन्होंने भेजा भी, मेरी गलती कहाँ पर है, मैंने आपने जो पढ़ाया था मैंने पढ़ लिया है, वीडियो से ही पढ़ लिया है, लेकिन कहीं मुझे एरर नज़र आ रही है उसमें, इसला करें। तो फिर मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके भेजा उनको। तो ये कौन सी सन में कौन कौन मरा सारी उन्होंने बना के भेजा, उसका उन्होंने ग्राफ भी बना के भेजा सारा। तो ये सारा का सारा करके भेजा। तो ये सवालात आप आते रहेंगे मेरे पास, मैं आप लोगों के पास भेजता रहूँगा ताकि आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है जी। तो ये हमने अपने अकॉर्डिंग तो फिनिश कर दिया है। रमज़ानों में इंशाल्लाह एक नई सीरीज़ हम शुरू करेंगे। और जो नई सीरीज़ होगी, मैं थोड़ा सा लुकअप दिखा देता हूँ जो लोग ऑनलाइन हैं जुड़े हुए हैं, कि रमज़ानों में हम क्या शुरू करने वाले हैं। रमज़ानों में एक ये फ्लो चार्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट हम शुरू करेंगे, जिसमें हम 30 चार्ट इस तरह के बना रहे हैं, और डेली एक चार्ट आप लोगों के पास जाएगा। और ये साइलेंट पिक्चर होगी बिल्कुल। इसके अंदर बड़ा सिंपल तरीके से बता दिया गया
उसमें पहले तो कुरान करीम के हवाला देंगे, फिर हदीस मुबारक का हवाला देंगे, यानी आयत नंबर 7 से लेके 14, और फिर 176, तो उसमें अरबी और उसका ट्रांसलेशन। उसके बाद और भी कुछ स्लाइड्स वगैरह हैं। तो जब ये शेयर शुरू होंगे तो ये बड़ा आसान है, 5वीं क्लास के बच्चे के लिए भी, 8वीं के लिए भी। यानी शेयर ऑफ हस्बैंड, यानी उसका हिस्सा कितना है शौहर का। तो यहाँ लिख दी, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, छोटा हो रहा है समझने के लिए, तो इसके बाद इंशाल्लाह क्लास खत्म करेंगे। ये बेसिकली हम अगले साल इंशाल्लाह दुआ करें कि एक मिला लगाएंगे विरासत का, इनहेरिटेंस फेयर। तो उसके अंदर ये बड़े बड़े पोस्टर हैं, जो कि 4 बाई 5 फुट के पोस्टर होंगे। तो यहाँ पे शेयर ऑफ हस्बैंड ले लिया गया, डेथ ऑफ वाइफ हुई है, इज हस्बैंड अलाइव, क्या शौहर जिंदा है, एरो लगा दिया गया नो, तो शेयर का कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है ना, मरे हुए लोगों का हिस्सा नहीं है। ये जब तक तकसीम मिराज की किताबें पढ़ते हैं तो वहाँ रूल्स में आता है कि शख्स मरा हो, इस बात का यकीन हो कि कोई शख्स मर गया है, उसके पास उसके कुछ तरके की रकम मौजूद हो, उसके वारिसीन जिंदा हों, उनको जाएगा, मुर्दा वालों को नहीं जाएगा। तो ये मुर्दा है तो इसको नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो हस्बैंड अगर नहीं है तो उसका कोई शेयर नहीं है। हस्बैंड अगर जिंदा है, यस। डज डिसीट्स हैव किड्स, क्या मरने वाले की औलादें मौजूद हैं या औलाद मौजूद है, नो। तो औलाद मौजूद नहीं है तो शौहर का हिस्सा 1/2, सारा पढ़ा चुका हूं आपको। और अगर औलाद है तो शौहर का हिस्सा 1/4। औलाद में कौन कौन आएगा ये, और ये रेफरेंस कहाँ से है, ये कुरान करीम से है, सही बुखारी से। इसमें ना तो हमने जबिल फरूज का नाम लिया, ना इस बात का नाम लिया, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आम जर्नल पब्लिक के लिए। बट उलमा इकराम की जो टीम है उनको दोनों चीज़ों में कंपैरिजन करना है कि ये जो बताया जा रहा है जबिल फरूज के बारे में। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट हो जाएंगे, इसको इंशाल्लाह फिर उर्दू में भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा, अभी अंडर टेस्टिंग है सारे के सारे। तो ये बहुत सारे चार्ट्स तैयार कर दिए गए। ये रमज़ानों में डेली एक स्लाइड आपके पास जाया करेगी, 30 दिन तक का ये मरला इंशाल्लाह ये इसी तरीके से रहेगा। इसमें सारे बना लिए गए, वालिद साहब का भी हो गया है, इनका भी हो गया है, मदर का भी हो गया है, सन ग्रैंड डॉटर का भी हो गया है। तो कुछ चार्ट ऐसे हैं कि वो बड़े बड़े चार्ट बनने जाके तो वो लंबे ज़्यादा होंगे, 5-5 फुट के हो जाएंगे। तो एटलीस्ट दूर से लोग देख सकते हैं, आराम से फोटोग्राफी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आराम से सारी चीज़ समझाई जा सकती हैं। तो पहले कुरान का हवाला होगा, फिर अहादीस मुबारक का हवाला होगा, फिर उसके बाद जो है एक जो चार्ट है दूसरा, जो कि उसके अंदर क्या नाम है, वसीयत कैसे कैलकुलेशन किया जाए, इनहेरिटेंस कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसको लेंगे। फिर वहाँ पे एक जनाजा दिखा देंगे, कुल्लू नफ्सुन जायकातुल मौत बनाकर, फिर वो टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट वगैरह सारा लेंगे। तो इस तरीके से सारा सारा इंशाल्लाह करेंगे। तो क्लास भाई ख़त्म करते हैं, काफ़ी वक्त हो गया है। हमें 19 मार्च का एग्ज़ाम भी, किस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं आप? तो इसको मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। और बाकी कांटेक्ट में रहेंगे सारे लोग, जो भी सवालात हैं भेजते रहें, बाकी जो भी किताबें आएंगी उसकी इत्तला आपको कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।